अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसके साथ आपके साथ थोड़ी सी और भी चंद बातें शेयर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट होती है आपसे हर वीडियो में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के एनालिसिस जो हैं जब भी आप देखते हैं तो उनके ऊपर आप 80% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई चार्ट पैटर्न बना के दिखा रहा होता हूँ आपको, मैं साथ में उसका प्रूफ दे रहा होता हूँ, उसका नाम बता रहा होता हूँ कि असेंडिंग ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल बना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, फैलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, या बॉटम है, डबल टॉप है, या हेड एंड शोल्डर है। ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं मैं साथ में आपको बता रहा होता हूँ कि मुझे ये लग रहा है। आप भी अपना एनालिसिस करें और आप खुद इसको चेक करें कि ये जो मैं चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ क्या ये वैलिड है, क्या इसी तरह से ये बनेगा, या अगर ये इस तरह से बनेगा तो इसका जो रिज़ल्ट आना है क्या वो गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सेम वही रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर से सीखा है, आप भी कंप्यूटर से सीख सकते हैं, इंटरनेट से। तो खैर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो करें, वहाँ पे आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते रहेंगे। मार्केट का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है, तो क्या हमें अभी एंट्री करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपकी एंट्री, ये जो अब आप एंट्री लेंगे क्या वो एंट्री आपकी सही होगी या वो एंट्री बहुत अर्ली होगी और वो एंट्री आपको नुकसान देगी। हम इस वीडियो में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। साथ में चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट अगला कदम क्या उठाएगी। अभी हमारे पास जो पेज ओपन है ये है बिटकॉइन बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस। बिटकॉइन एक्सचेंज के पास कितना पड़ा है, सारी एक्सचेंजेस के पास मिला जुला के बिटकॉइन कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना होना चाहिए एक्सचेंजेस के पास, जो एक एवरेज चलती है, उस एवरेज से माइनस में चल रहा है 65,000। अब ये जो 65,000 BTC माइनस में चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। जब भी बिटकॉइन की प्राइस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो रही होती है, तो उसमें एक्सचेंजेस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये आप इनको वेल्स भी कह सकते हैं। ये वो वेल्स हैं जिनके पास बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होता है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास सरमाया होता है, तो वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट इन्होंने की होती है, ठीक है। हम इनसे ख़रीदते हैं, इनको बेचते हैं, तो जब भी इनके पास बिटकॉइन बहुत सारा जमा हो जाता है तो मार्केट में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नीचे एक चार्ट है, ये आपके साथ आज मैं भी इसके ऊपर पहली दफ़ा ही मैंने भी गौर किया है, तो आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। ये वेबसाइट है coinglass.com, इसके ऊपर आप /balance के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक चार्ट मिलेगा। जब भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो उसके साथ ये जो बैलेंस है, ये देखिए ना, BTC प्राइस जो है और बैलेंस का मतलब है जो एक्सचेंजेस के पास BTC जितना पड़ा है, ठीक है। ये हमें जो ग्रीन कलर का ग्राफ नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला, ये ग्राफ वो है जो एक्सचेंजेस के पास बैलेंस BTC का पड़ा होता है, ठीक है। ये कम होता है, ज़्यादा होता है, ये आपको ग्राफ ये बता रहा है। और अगर आप ये येलो कलर की लाइन को देखते हैं जो आपको ये ऊपर नीचे नज़र आ रही है, तो ये वो लाइन है जो BTC की प्राइस होती है। क्योंकि एक्सचेंजेस के अलावा भी काफ़ी सारे फैक्ट है ना BTC की प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए। मार्केट में वेल्स और भी हैं, कंपनीज़ और भी हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी जैसा डाटा तो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा, एलॉन मस्क का डाटा हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए BTC का जो बैलेंस एक्सचेंजेस के पास है उसका कितना असर है मार्केट के ऊपर, वो आपको इस चार्ट से पता चलेगा। ये देखें, ये चार्ट है, आपको दिखा रहा है कि अगर BTC के पास, एक्सचेंजेस के पास BTC का बैलेंस हाई होता है तो ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ है, तो BTC की प्राइस भी हाई होती है। जैसे जैसे ये बैलेंस कम होता जाता है BTC की प्राइस भी कम होती जाती है। तो हम यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि BTC की प्राइस को डंप एंड पंप करने के लिए एक्सचेंजेस जो हैं वो 80% रोल अदा करती हैं, तकरीबन 80%, या 80 ना कहें तो आप 60% भी अगर लगाएं ना, तो आप इस ग्राफ को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी एक्सचेंजेस ने BTC को सेल आउट किया है तब BTC की जो प्राइस है वो डंप हुई है, सिवाय ये इस चार्ट पैटर्न के। क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा सीन और चेंज हो गया था। यहाँ पे आके ना मार्केट में BTC को होल्ड करने वाली और चीज़ें आ गई थी, जिसकी वजह से जैसे वो टेरा लूना ने BTC को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करना शुरू कर दिया था, उसकी वजह से BTC की प्राइस ऊपर चली गई और एक्सचेंजेस ने BTC यहाँ पे सेल आउट किया था, और वो आई थिंक कि वो टेरा लूना या माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी जो वेल्स हैं उन्होंने ख़रीदा होगा, जिसकी वजह से BTC की प्राइस ऊपर चली गई और ग्राफ जो है वो हमें BTC का बैलेंस जो है वो हमें नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी हर जगह पे आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा कि जैसे जैसे एक्सचेंज जो है वो BTC को बेचती जाती है, ज़्यादातर वो सेल आउट करती जाती है, तो वैसे वैसे BTC की प्राइस नीचे आती जाती है। यहाँ पे आपको सारी एक्सचेंजेस का डाटा मिल जाएगा, आप यहाँ पे लाजमी आके देखें। अब ये कॉइन बेस प्रो जो है, इन्होंने पिछले एक महीने के अंदर
98,000 मतलब तकरीबन 1 लाख BTC इन्होंने सेल आउट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा। अब इन्होंने क्यों किया उसकी वजह के ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करने वाले, इसलिए हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। अब पिछले काफ़ी दिनों से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 10 के लेवल से नीचे चल रहा था, तो अब आके वो 13 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है और मार्केट में पैनिक की सिचुएशन हमें काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है और आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि आप अभी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर, उसके बाद हम बात कर लेते हैं BTC के चार्ट एनालिसिस की। BTC ये देखें आप, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करके देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। BTC हमेशा बहुत अच्छे तरीके से अपने चार्ट पैटर्न बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इसके जो चार्ट पैटर्न है वो ज़्यादा वैलिड होते हैं, ज़्यादा क्लियर होते हैं बाकी कॉइन्स की निस्बत। बाकी अगर आप बात करते हैं मिसाल के तौर पे किसी छोटे कॉइन की, जैसे कोनो है, LDO है या थीटा है, उनके जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो उतने वैलिड नहीं होते। उनके अंदर इन्वेस्टर आता है, एकदम एक कैंडल बनी ऊपर गई तो वहाँ से वो उन्होंने सेल आउट किया तो एक ही कैंडल बनी नीचे लेके आ गई। BTC के अंदर ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जब इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर थी, तकरीबन 70,000 को टच कर रही थी, तकरीबन 68,000 के ऊपर या 69,000 के ऊपर चल रही थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो BTC ने ये नहीं है कि वहाँ से सीधा वो BTC एक ही कैंडल के अंदर लो आ गया हो। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी। BTC ने यहाँ पे लोअर हाइज बनाए, लोअर लोज बनाए। लोअर हाइज का मतलब ये होता है कि BTC का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। हायर हाइज का मतलब होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, और लोअर हाइज का मतलब होता है डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ये जब एक लोअर हाई का एक रैली चल रही थी, जो डेली के चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद एक हाई ये बना, फिर एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, तो ये सारे हाइज़ जो हैं वो पहले वाले हाइज से नीचे बने, तो ये एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड चल गया। अच्छा, यहाँ पे आके क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये जो हाई था इससे नीचे एक हाई नहीं बना, इससे ऊपर एक हाई बन गया, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। और जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट डालनी शुरू कर दी कि ट्रेंड रिवर्सल है, और जहाँ पे प्राइसेस की 34,000 के ऊपर आके जो है वो रिटर्न होना शुरू हो गई। $34,000 को टच करके प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई, और दोबारा से कहाँ पे चली गई, $45,000 के ऊपर। लोगों ने ये समझा कि जहाँ से प्राइस जो है वो अब ऊपर ही जाएगी, अब नीचे नहीं आएगी। लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डाली, लेकिन हुआ क्या, वेल्स ने, जिन्होंने 34,000, 35 या 36,000 के ऊपर BTC बाई किया हुआ था, या आप ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने 40,000 की रेंज में बाई किया हुआ था, उन्होंने इसको माले गनीमत समझ के चुप करके कैश आउट करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से BTC जो है वो जहाँ से कुछ हद तक कंसोलिडेशन जोन की तरह ही हमें इतने हिस्से में देखने को मिला। ठीक हो गया। मार्केट को जब तक आप जूम आउट करके इस तरह से आप खुद के साथ डिस्कशन करके समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको मार्केट का सिनेरियो समझ में नहीं आएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी कब है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक हाई बना जो पहले वाले हाई से ऊपर था, और ये हाई बना $48,000 के ऊपर। अब ये जो हाई बना, इसने कुछ हद तक कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब ट्रेंड में है। वो कैसे कंफर्म किया, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से मज़ीद समझा देता हूँ। जब भी मार्केट जो है वो रिवर्स करती है तो पहले वाले हाई से अगला हाई ऊपर बनता है, तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखाया। ठीक है, कुछ इस तरह का, ये ऐसे। अच्छा, तो हमें ये लगा कि अब मार्केट जो नेक्स्ट, पहले वाला जो हाई था वो ये बना, ठीक है, दूसरा ये बना, तो पहले वाले हाई से ऊपर बना $4,000 के डिफरेंस के साथ। अब हमें ये लगा कि अगला जो हाई है वो तकरीबन 2-4 हज़ार डिफरेंस के साथ हमें तकरीबन जहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। और वो चेंज क्यों हुआ, अमेरिका की जो मतलब आप कह सकते हैं कि इकॉनमी की गिरावट की वजह से, जिसको हम रिसेशन भी बोलते हैं। रिसेशन का भी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन चांसेस काफ़ी सारे हैं कि रिसेशन का ऐलान हो जाएगा। रिसेशन क्या है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो खैर, आपको रिसेशन के बारे में अगर जानना है तो आप वेट करें, मेरी एक वीडियो आएगी, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा रिसेशन होता क्या और उसका मार्केट के ऊपर किस हद तक असर पड़ सकता है। तो ये जो हाई बनना था ये नहीं बना, और मार्केट का ट्रेंड जहाँ से चेंज हुआ, और चेंज होते होते मार्केट जो है वो ये देखें
एकदम से मार्केट ने हमें सरप्राइज़ दिया और मार्केट ने फिर से लोअर लोज बनाना शुरू कर दिए। अब इस दफ़ा जो लोअर लोज बने, ये देखें, हर लोअर लो पहले वाले से बहुत ज़्यादा कम बनता गया। और ये देखें, यहाँ से तो एक दफ़ा हमें देखने को मिला कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा जो है वो उसने नीचे की तरफ छलांग लगा दी, बड़ी सी छलांग लगी। और ये आपको पता है कि ये टेरा लूना के अंदर जो मसाइल चल रहे थे, टेरा लूना डूब गया, उसकी वजह से बीटीसी को बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर पड़ा बीटीसी के ऊपर, जिसकी वजह से बीटीसी ने इतना ज़्यादा डंप किया। लेकिन उसके बाद लोगों ने इतनी ज़्यादा बाइंग की, लोगों को ये लग रहा था कि अभी बस ये ऊपर जाएगा और इसका जो नेक्स्ट जो मूव होगा, यूट्यूबर भी बहुत सारे थे, वो ये कह रहे थे कि नेक्स्ट मूव जो है वो तकरीबन 55,000 के ऊपर या 60,000 के ऊपर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था और बाइंग प्रेशर भी था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन ही देखने को अगेन मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से सेल्सियस नेटवर्क, अथीरियम के ऊपर प्रेशर और मार्केट में जो चाइना की तरफ से अजीब सी खबरें, रशिया और यूक्रेन की जो आपस में वॉर चल रही थी, उसके बारे में हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में और हमें फिर से बीटीसी नीचे देखने को मिला। अब ये जो एक ट्रेंड चल रहा था, अगर हम इस ट्रेंड को जूम आउट करके देखते हैं तो हमें अभी तक कोई कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि हम मार्केट में इंटर कर लें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह फिर से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझाता हूँ। जब तक हम जूम आउट नहीं करते हमें समझ नहीं आती। हम मार्केट को कैसे देखते हैं, हमारा देखने का तरीका पता है क्या होता है, हम कुछ इस तरह से देखते हैं और हमें मार्केट जो है वो गुमराह कर देती है। ये देखें, मार्केट ने अपना बॉटम कहाँ पे बनाया था, तकरीबन 17,630 के ऊपर। अब ये जो एक लोअर लो बना था, यहाँ पे देखें, ये एक लोअर लो बना था, ठीक है, और सॉरी ये बना था लोअर हाई और ये बना था लोअर लो, ये वाला। अच्छा, ये जो लोअर हाई बना था, LH आप इसको बोल सकते हैं लोअर हाई, इसके बाद जो नेक्स्ट जो लोअर हाई बनना था वो नीचे बनना था, कुछ यहाँ पे तकरीबन बनना चाहिए था, तकरीबन 19,800 के ऊपर, और मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही होती तो हमें ये लगता कि मार्केट अब नीचे ही जा रही है मज़ीद। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें बुल रन दिखाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इसने एक हायर हाई बना दिया। जो पहले वाला लोअर हाई था उसको तोड़ के बीटीसी ऊपर चला गया और ये बना था 20,800 के ऊपर। नेक्स्ट जो हमें हायर हाई देखने को मिला वो तकरीबन 21,800 के ऊपर देखने को मिला। अगर हम इतनी सी मार्केट को देख के हम फैसला लेंगे तो बिल्कुल एंट्री का टाइम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो, अभी एंट्री का टाइम नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये देखें, मार्केट ने यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा डिप लिया और मार्केट ने ये जो लोअर लो बना था, इससे ये वाला लोअर लो ऊपर ज़रूर है, ये वाला, ठीक है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की कि ये अप ट्रेंड शुरू हो गया। कम से कम आपने ये देखना है कि ये वाला जो, ये देखें, कम से कम मार्केट 31,900 मतलब 32,000 का ये जो हाई बना था, लोअर हाई बना था, इसको तोड़ के मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाती आपको कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट जो है उसका अप ट्रेंड शुरू हो गया। क्योंकि ये देखें, यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया था और मार्केट ने इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लिया था कि मार्केट यहाँ से 32,000 से सीधी, मतलब तकरीबन 11 हफ्तों में, ये देखें, सॉरी 11 दिनों में, 11 हफ्तों में नहीं, सॉरी 11 दिनों में, 11-12 दिनों में हमें मार्केट जो है वो 32,000 से सीधी 17,000 के ऊपर देखने को मिली। तो मार्केट ने अपना 50% डाउन दिखा दिया हमें, तकरीबन 50% ही बनता है ना, यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी, ये देखें 44% मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड दिखाया हमें। और ये कितने दिनों में, सिर्फ 10-11 दिनों में, इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर। और हम अभी भी अगर बेफिक्र होकर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दूसरा पहलू भी बता देता हूँ, हम क्योंकि हर पहलू के बारे में बात करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अगर हम वेट करते हैं 32,000 के ऊपर इसको क्लोज़ होने का, और हम ये देखते हैं कि ये जो सेलिंग प्रेशर बना था, इतनी ही दोबारा बाइंग हो, इतना ही ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर दोबारा से आए और हम इसके अंदर एंट्री लें, अगर हम ये चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी। जब भी आप रिस्क को कम करेंगे आपकी प्रॉफिट लाजमी कम होगी, आप रिस्क ज़्यादा रखेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। अब आपके पास दो चांस हैं, या तो आप ये समझ के चलें कि मार्केट अब यहाँ से मज़ीद नीचे नहीं जाएगी और आप एंट्री लें। एंट्री आपने लेनी है किसी भी कॉइन के अंदर, आपने लेनी है तो बीटीसी का चार्ट देखे बिना आप एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है।
BTC का चार्ट तो हमें ये बता रहा है कि अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, लेकिन मजीद नीचे भी गिर सकता है। मुझे काफ़ी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेशन सा एक जोन बनाएगी, और ये जो जिस तरह से आपको यहाँ कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला था, ये देखें ये कितने दिनों का था, हम ये पहले थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। ये तकरीबन बनता है 38 बार, मतलब तकरीबन 38 दिन या 1 महीना 8 दिन आप कह सकते हैं। 1 महीना 8 दिन तक मार्केट जो है वो हमें कंसोलिडेशन जोन के अंदर देखने को मिली, और इससे पहले मार्केट नीचे गिर रही थी, इसके बाद भी मार्केट नीचे गिरी, लेकिन ये जो हमें कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला, ये तकरीबन हमें 1 महीना 8 दिन देखने को मिला। उसमें हमें बहुत दफ़ा ऐसा लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, फिर हमें लगा नहीं मार्केट नीचे जाएगी, फिर हमें लगा मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट फिर से थोड़ी सी नीचे आई, हमने कहा नहीं मार्केट नीचे आएगी, और एकदम से मार्केट ने हमें 4-5 दिन के अंदर ही 50% डाउन दिखा दिया। अब मार्केट में आपने एंट्री लेनी है कि नहीं, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। अगर मेरे पास $1000 पड़ा हो, अगर मेरे पास $1000 पड़ा हो, वैसे अभी हमने काफ़ी सारे कॉइन्स का एनालिसिस करना है, तो वो हम शॉर्टली करेंगे, क्योंकि BTC के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए थी आज भी। बाकी हम थोड़े से सोल, अवेक्स, फिल कॉइन और टोटल मार्केट कैप वगैरह के बारे में बात करेंगे। एथेरियम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, वो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, लेकिन ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे पास अगर $1000 पड़ा हो, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं $1000 में से 20% बिटकॉइन के अंदर डालूंगा, 10% मैं एथेरियम के अंदर डालूंगा। एथेरियम के अंदर 10% क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि एथेरियम जो है उसकी मर्ज तक मुझे ये लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा, लोग इतनी ज़्यादा उसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हर बंदा ये सोच के बैठा है। मेरे हिसाब से लोगों की साइकोलॉजी कुछ इस तरह से काम कर रही है कि जब मर्ज होगा, एथेरियम 2.0 मार्केट में आएगा, तो लोग कैश आउट करवाएंगे, तब इसकी प्राइस जो है वो डाउन जाएगी और तब हम एंट्री लेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी ये कह रही है, लेकिन 10% ये इसलिए एंट्री लूँगा कि मार्केट अगर थोड़ी सी बेहतर होती है तो एथेरियम हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और क्योंकि ये भागने वाले कॉइन्स नहीं है बिटकॉइन और एथेरियम, तो हम इसके अंदर एतमाद करके एंट्री लाजमी लेंगे। तीसरा कॉइन मेरी जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर होगा वो आपको नज़र आएगा OKB, और चौथा जो कॉइन होगा वो होगा BNB। इनके अलावा मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन को होल्ड करने की बात कर रहा हूँ तो वो ये 4 कॉइन, और अगर इनके अलावा अगर छोटे कॉइन्स के अंदर आते हैं तो कोनो के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, मुझे उसके अंदर कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, वो तो सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वो लॉन्ग टर्म के लिए जो 5 कॉइन आई थिंक या 4-5 कॉइन मैंने आपके साथ जो शेयर किए थे, वो आप देख सकते हैं, उनके अंदर मैंने जो चीज़ें बताई वो सारी आप समझ सकते हैं। अब सबसे पहला बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे एथेरियम, तीसरे नंबर पे OKB, चौथे नंबर पे BNB। OKB के अंदर पोटेंशियल मुझे ज़्यादा लग रही है, तकरीबन 50-60% मुझे OKB के अंदर नज़र आ रहा है आइंदा कुछ ही महीनों के अंदर। तो मैं अपना 20 से 30% OKB के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के। उसकी वजह यह है कि मार्केट किसी करवट भी चेंज हो सकती है। अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है और बिटकॉइन मज़ीद हमें 16,000 के ऊपर देखने को मिलेगा या 12,000 के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। मार्केट ने हमें दिखा दिया है कि 10-11 दिन के अंदर अगर BTC 50% डाउन जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर BTC यहाँ से कंसोलिडेशन जोन के अंदर 1 महीना चलेगा और उसके बाद फिर से 50% डाउन जाएगा, तो तकरीबन हमें अभी BTC जो है वो तकरीबन 24,000 से नीचे देखने को मिल जाए, तो तकरीबन 12 से 13,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। 40% 30% भी अगर डाउन जाता है तो तकरीबन 12,000 तक हमें देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस मैं इसलिए लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगी तो मैं दोबारा से डिप में बाई कर लूँगा, थोड़े बहुत लॉस के साथ निकलूँगा, दोबारा से डिप में बाई करूँगा, BTC की मेरे पास मज़ीद जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बाकी एथेरियम के अंदर भी इसी तरह से, BNB OKB के अंदर भी इसी तरह से, और कोनों के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ। खैर आगे चलते हैं, मार्केट के बारे में और थोड़ा सी बात कर लेते हैं। हम एथेरियम के बारे में एक नज़र जो है वो देख लेते हैं, एथेरियम को भी, और इसका भी हम एनालिसिस जो करेंगे वो 1 डे की कैंडल के ऊपर करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें मार्केट में क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत कम मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं 1 डे की कैंडल की। एथेरियम की हमें ये जो कैंडल ग्रीन नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि एथेरियम मज़ीद नीचे आएगा और एथेरियम टच करेगा तकरीबन 1080 को, और मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मार्केट उसकी वजह यह है कि S&P 500 का इंडेक्स और NASDAQ का इंडेक्स जो है वो दोनों ही 2-3% तक गिरे हुए हैं। अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरे हुए हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट मज़ीद नीचे थोड़ी सी गिरेगी और BTC के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर आएगा, एथेरियम के ऊपर भी आएगा, और 1080 या फिर 1080 या फिर जहाँ पे 940
ये दो ऑप्शन मेरे पास हैं एथेरियम के अंदर एंट्री लेने के लिए, ठीक है। जहाँ पे मैं 10 to 15% तक मैं एंट्री लूँगा और जहाँ से मुझे उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देगी। कैश आउट भी करवा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सोलाना की, सोलाना हमें मज़ीद अभी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है वो तकरीबन 34 के ऊपर बनी हुई है। तो अगर आपने सोलाना के अंदर एंट्री लेनी है तो आपके लिए 34.05 के ऊपर एक बाइंग आर्डर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप वेट करेंगे 42 का, और 42 तक जाने में तकरीबन इसको लग जाएंगे 4-5 दिन, ठीक है। 4-5 दिन इसको नीचे आने में लगे, 4-5 दिन इसको ऊपर जाने में लगेंगे और कंसोलिडेशन का एक जोन बनेगा। अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे नहीं गिरता, मार्केट साइडवेज अगर चलती है तो, अगर मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है तो सोल जो है वो हमें मज़ीद नीचे देखने को मिलेगा। और हम इसीलिए किसी भी कॉइन के अंदर स्टॉप लॉस के बिना एंट्री नहीं लेते। मेरी जितनी भी टीम है, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज़ को समझते हैं कि स्टॉप लॉस के बिना मैं एंट्री नहीं लेता। अगर आप सोल के अंदर 34 के ऊपर एंट्री लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन होना चाहिए 32 के ऊपर, बहुत करीब है, लेकिन रखेंगे क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट मज़ीद अगर नीचे जाती है तो 26 के ऊपर हमें सोल देखने को मिलेगा, तो हम दोबारा से बाई कर लेंगे। अब वैक्स की बात कर लेते हैं। वैक्स भी हमें सेम सोल की तरह ही एक पैटर्न नज़र आ रहा है और अवेक्स हमें यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ये एक पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल बना था जिसको तोड़ के अवेक्स नीचे आ गया, उसकी वजह बनी बिटकॉइन और बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर। तो हमारी ये जो प्रेडिक्शन थी ये फेल हो गई और अवेक्स ऊपर नहीं गया, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो वैक्स के अंदर हमारी जो एंट्री होगी वो होगी $16 के ऊपर। अभी ये 18 के ऊपर चल रहा है, 16 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। आप वेट करें वैक्स के अंदर एंट्री लेने का, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन होगा 15.6 के ऊपर, ठीक है। ये 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात करें, अगर 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर भी आते हैं तो तकरीबन हमारा यही बनता है, ये देखें, ठीक है। तो आपको समझ आ गई, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आगे चलते हैं, फिल कॉइन को देखते हैं। सेम सिचुएशन है, फिल कॉइन के अंदर भी अगर आपने एंट्री लेनी है तो जहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक जोन है जहाँ पे ये 5.3 के ऊपर एक जोन बनता है, उसके बाद एक जोन बनता है हमारे पास बाइंग का $5 के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा करीब होगा 4.8 के ऊपर, 4.98 के ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस को। और अगर दोबारा से एंट्री लेनी पड़ी तो 4.8 के ऊपर हम दोबारा से एंट्री लेंगे, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट का टारगेट होगा तकरीबन होगा फिल कॉइन के अंदर 6.2 के ऊपर। पहली एंट्री हमारी बनती है 5.3 के ऊपर, दूसरी हमारी जो एंट्री बनती है वो तकरीबन बनती है 5.0 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो तकरीबन 4.98 के ऊपर होगा, बहुत करीब है, लेकिन इतना ही रखेंगे, मार्केट के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। और हमारा जो उसके बाद जो हमारी एंट्री होगी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो 4.8 के ऊपर होगी। इसके बाद हम टोटल मार्केट कैप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मार्केट जो है वो किस करवट जाएगी, टोटल मार्केट कैप हमें काफ़ी हद तक बता सकता है। तो ये देखें, जब तक मार्केट अपनी एक सपोर्ट को टच नहीं करती, मार्केट के ऊपर मुझे एतमाद नहीं आएगा। तो सपोर्ट जो है वो इसकी तकरीबन बनती है 850 से लेके 860 बिलियन डॉलर्स तक, ये एक सपोर्ट बनती है। टोटल मार्केट के अंदर जितने पैसे पड़े हैं, लोग इसको देख के भी ट्रेड ले रहे होते हैं। तो आपके जहन में ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये देखें, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी कि एक सपोर्ट इसकी जो जहाँ पे बनी थी, ये सपोर्ट इसकी बनी थी तकरीबन 766 बिलियन डॉलर्स के ऊपर एक सपोर्ट इसकी बनी थी। और उसके बाद जो है एक हमें साइडवेज की तरह का एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। GMT कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। GMT के बारे में हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही थी, और GMT ने हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया। उसके बाद GMT के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपका एंट्री का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 0.81, अभी चल रहा है 0.89। तो आप मज़ीद यहाँ पे वेट करेंगे। GMT मुझे लग रहा है कि मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएगा। कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, कोई अच्छा साइन नहीं है मार्केट के अंदर कि आप जो है वो अभी एंट्री लें, अभी नहीं लेनी, वेट करना है 0.81 का। जैसे आपने फिल कॉइन, वैक्स कॉइन, सोल कॉइन या एथेरियम के अंदर एंट्री लेने के लिए वेट करना है, सेम उसी तरह से आपने GMT के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। उसके बाद जाते जाते मैं आपको एक बोनस देता चलूँ। यहाँ पे गारी टोकन का एक बहुत अच्छा सा साइन हमें नज़र आ रहा है, और ये साइन जो है वो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। इसका सिग्नल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी दिया था। अगर आप एंट्री लेना चाहें तो आप एंट्री अभी ले सकते हैं गारी टोकन के अंदर, और ये आपको रिस्क ज़रूर होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपने रखना है 0.76।
स्टॉप लॉस के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ आपको, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी मर्जी। एंट्री लेंगे तो 0.78 के ऊपर एंट्री लें, 0.76 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसको तोड़ता है तो मजीद नीचे आएगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो इसका आपका जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो आपका होगा 0.87। तो अच्छी खासी आपको प्रॉफिट यहाँ पे कितने % आ सकती है, ये देखें तकरीबन 11% तक आपकी यहाँ पे प्रॉफिट हो सकती है, प्रॉफिट रेशियो 10 to 11%। तो खैर आज की मार्केट का एनालिसिस फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी न किसी के साथ किसी तरह से भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी अगर आप कर सकते हैं लाजमी शेयर करें, या किसी को फ़िज़िकल आप बता सकते हैं तो मेरा लाजमी बताएँ। और आपकी प्यार और मोहब्बत का हमेशा मैं मशकूर रहता हूँ। आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत अच्छे से मुझे कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करूँ या ना करूँ, पढ़ता मैं ज़रूर हूँ। ठीक है, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।